चलिए, कल जो पढ़ाया था सबने देख लिया? नहीं देखा? कोई बात नहीं। चलिए, आज जो नया जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैंने कल पढ़ाया था, उसमें 4 कंपोनेंट बताए थे। एक प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो आज पढ़ेंगे तीसरा वाला, एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो। बताइए एनर्जी फ्लो कैसे होती है? एनर्जी फ्लो कैसे होती है? 10% लॉ के तहत होती है एनर्जी फ्लो। ठीक है, 10% लॉ किसने दिया था? लिंडे मैन ने दिया था। ठीक है, एनर्जी फ्लो मेनली हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर्स में एनर्जी फ्लो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनके लाइट का सोर्स क्या है? सन इज द लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जितने भी इकोसिस्टम हैं प्रेजेंट में, वातावरण में जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो डेट्राइटस इकोसिस्टम हो, बहुत सारे इकोसिस्टम है, लेकिन सब में जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, वो सन होती है। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के बताइए किस में नहीं होती है? एक ऐसा इकोसिस्टम भी है जिसमें सन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। कौन है? ओके, एक ऐसा भी इकोसिस्टम है जिसमें सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं होता है। क्या कोई बताएगा कि वो कौन सा इकोसिस्टम है? किसी को कोई आइडिया? नहीं, वही तो बताया कि जितने भी वातावरण में, जितने भी पृथ्वी पे जितने भी मौजूद इकोसिस्टम होते हैं, सब में सोर्स ऑफ एनर्जी सन होती है, एक्सेप्ट, बताइए किसको छोड़ के? एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सन ना होके कुछ और होता है। वह इकोसिस्टम है हाइड्रोथर्मल वेंट। क्या है? हाइड्रोथर्मल वेंट। नाम सुना है? हाइड्रोथर्मल वेंट सुना है? सभी प्लांट्स में सोर्स ऑफ एनर्जी सन होती है, और विश्व में जितने भी इकोसिस्टम हैं सब में सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही होती है। एंड ऑल इकोसिस्टम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? सन होती है। लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट में सोर्स ऑफ एनर्जी सन नहीं होती है। तो क्या होती है अगर सन नहीं हो रही है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाँ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी बायोजियोकेमिकल साइकिल है। बायोजियोकेमिकल के साइकिल का यूज़ करके ये इकोसिस्टम फॉलो होता है। हाइड्रोथर्मल वेंट में कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है? बायोजियोकेमिकल्स इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बताइए हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ पाया जाता है? कहाँ होता है हाइड्रोथर्मल वेंट? नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है? हवा में होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी में ना होगा, मतलब पानी और हवा में कोई वही नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं, तुम इकट्ठे हवा में पहुंच गए। हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ होता है? फिर से हवा में। कौन बोला? किसको हवा में उड़ना है? हैं? जाओ। जो हाइड्रोथर्मल वेंट होता है मेनली ओशंस में होता है। कहाँ होता है?
ओशंस में होता है। क्यों होता है? हाइड्रोथर्मल वेंट क्यों होता है, कहाँ होता है? तो बता दिया कि ओशन में होता है। क्या कारण होता है हाइड्रोथर्मल वेंट होने का? किसी को आइडिया है कि हाइड्रोथर्मल वेंट होने का कारण क्या है? ओशन में सनलाइट नहीं जाती है इसलिए होता है। हाँ, पानी के अंदर सनलाइट नहीं, ये सब रीज़न नहीं है हाइड्रोथर्मल वेंट होने का। देखिए बता रहे हैं, ये ओशन है, दिख रहा है ना सबको? ठीक है। ओशन के सबसे नीचे क्या होती है? हाँ, सॉइल के नीचे भी क्या? सॉइल कहाँ पे है? अर्थ क्रस्ट पे है ना। ओशन के सबसे नीचे अर्थ क्रस्ट होती है। क्या होती है? अर्थ क्रस्ट होती है। ठीक है। अर्थ क्रस्ट में बहुत नीचे में दरारें होती हैं। कैसी क्या होती हैं? दरारें होती हैं। ठीक है। और अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर जानकारी होगी शायद आप लोग को कि अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हैं? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। ठीक है। अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये बात समझ में आ रही सब लोग को? अब समुद्र के सबसे नीचे यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे दरारें हैं। यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज़्यादा गर्म है। और ऊपर में क्या है? पानी है। ठीक है। ऊपर में क्या है? पानी है। ठीक है। और यहाँ पे दरारें हैं तो पानी तो नीचे जाएगा ही। अर्थ क्रस्ट में नीचे पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि बूंद बूंद जाएगा। समुद्र का पानी है तो इकट्ठे बहुत सारा जाएगा, जाएगा ना। बहुत सारा पानी जब इस दरार से जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, पानी वहाँ पे जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो पानी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस जगह पे चिमनी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। ये पानी से भाप आने लगता है। ठीक है। पानी से भाप आने लगता है, इसी को हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। ठीक है। इसी को क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जा रहा है। ठीक है। और ये जो चिमनी बन रही है, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो यहाँ पे भी ग्रो कर जा रहे हैं। सुना होगा ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। सुना है कि नहीं? सुना है? हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करने के लिए बने होते हैं। क्या कोई बता सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? हाँ, बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होती है? बैक्टीरिया भी दो तरह का होता है ना। कैसे बैक्टीरिया होती है? अलगी बैक्टीरिया है तो फिर यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते, इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो हैं, एक है लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक है लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दूसरा है आर्की बैक्टीरिया। नाम सुना है ना सबने? एक है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जब प्लांट किंगडम पढ़ाया जाता है वहाँ पर लिखा रहता है ना मोनेरा में कि आर्की बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती है जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाती हैं। एक लाइन लिखी हुई है ना, तो वही आर्की बैक्टीरिया यहाँ भी पाई जा रही है। इसी को हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जा रहा है। और जो बायोजियोकेमिकल साइकिल बन रही है, यहाँ से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, उसी साइकिल से इसको एनर्जी मिलती है और ये इकोसिस्टम चलता है इस तरह से, हाइड्रोथर्मल वेंट। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप।
किसी ने ज्वाला वो जो देखा है एक वल्केनो फटते हुए, या फिर वल्केनो देखा है किसी ने? हैं? वहाँ पे कोई जा ही नहीं पाता तो देखेगा कैसे? हम भी डिस्कवरी पे ही देखे हैं, हम नहीं देखे हैं। अरे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहाँ पे, तुम मतलब कि यहाँ से लंका जितना दूर है ना, तो अगर वहाँ भी हो रहा है यहाँ, तो वहाँ तक तुमको गर्मी पहुँच जाएगी, उससे इतना गर्म होता है। पता नहीं हम तो घूम रहे हैं। अब हम सेंटर में रह के नहीं बना सकते ना, एक ही जगह से खड़े स्ट्रेचिंग होके। हैं? क्या आ रही है? आ रहा है ना, चलो अच्छा है, आ रहा है तो हमने अभी तक नहीं देखा है। चलिए हो गया ये, सबने नोट डाउन कर लिया? इंटरेस्टिंग था ना? अब जाना समुद्र के किनारे, देखना कहीं से भाप तो नहीं निकल रही है। हैं? भाप कहीं निकलता हुआ दिख जाए तो समझ लेना वहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट चल रहा है, ठीक है? हाँ भाप दिखती है, जैसे तुम पानी उबालते हो, ढक्कन भले बंद रहता है, भाप दिखती है कि नहीं? फिर भी उसी तरह से मिटा देना। सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए प्लांट में फिर से आ जाते हैं। जो प्लांट है जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होती है, ठीक है, जो प्लांट होता है कितनी सनलाइट उसको मिल पाती है? इसमें से PAR किसी ने सुना है? सन से PAR में कितनी % लाइट आती है? PAR मतलब क्या होता है? पार मतलब क्या होता है? हाँ नहीं, तो पार से प्लांट में जो आता है वो 2 to 10% होता है। पार में कितना है? पार वही तो तुम लोगों से पूछ रही हूँ, बताओ। हम तो बताएंगे ही। हाँ 10 लाख जूल? नहीं उतना, हाँ अमाउंट में उतना दिया होगा, परसेंटेज की बात कर रही हूँ मैं। 50%, वेरी गुड। पार में सन से जो लाइट आ रही है पार में आ रही है कितना? 50%। कितना आ रही है? 50%। पार मतलब होता है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को पार कहा जाता है। मतलब ऐसी रेडिएशन जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, उसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कह रहे हैं, जो सनलाइट का 50% ले रहा है। PAR से भी 2 से 10% एनर्जी ही सिर्फ प्लांट को मिल पाती है। कितना मिल पाती है? अब प्लांट लेके क्या करेगा? प्लांट ने ले लिया 2 से 10% एनर्जी, प्लांट क्या करेगा उसके बाद में? एनर्जी ले लिया तो क्या किया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अब समझ लीजिए आप लोग, सिर्फ 2 से 10% एनर्जी से ही पूरा विश्व चल रहा है। प्लांट ही है ना जो ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? सारा भार इस 2 से 10% पे ही है, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। सन PAR में कितना दे रहा है? 50% दे रहा है। PAR से प्लांट में कितना आ रहा है? 2 से 10% आ रहा है, और इसी 10% का यूज़ करके प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है? इसी प्लांट को हार्बीवोर्स खाएंगे, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है? कार्निवोर्स को सेकेंडरी कार्निवोर्स खाएंगे, फिर टॉप कार्निवोर्स खाएंगे, फिर मर जाएंगे, ठीक है? मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर डिकम्पोजर्स उनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, फिर से उनके न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे प्लांट के पास में, फिर से यही साइकिलिंग चलती रहती है, ठीक है? और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी, इतना लिख लीजिए तब बताते हैं, हम बोले जाएंगे पता चला आप लोग लिखे ही नहीं। कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है पढ़ाने में। इस छोटे छोटे पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ना?
लिख लिया सबने? लिख लिया ना? देखिए अब प्लांट ने इसको ले लिया तो फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट को कौन खा रहा है? ये जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसको कौन खा रहा है? हार्बीवोर्स खा रहे हैं, ठीक है। हार्बीवोर्स खा रहे हैं। हार्बीवोर्स को कौन खा रहा है? कार्निवोर्स खा रहे हैं। कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर इसको सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स को टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवर्स खाएंगे, ठीक है। टॉप कार्निवर्स खाएंगे। उसके बाद में अगर ये डेथ हो जाती है तो इसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोजर क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। कहाँ कर देंगे? सॉयल में। तो सॉयल में क्या प्रेजेंट हो गई? न्यूट्रिएंट्स आ गई सॉयल में। इनके न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ गई, सॉयल के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉयल में आ गई। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है फिर से कहाँ चली गई? प्लांट्स में गई कि नहीं? यही इसका फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, इसको एनर्जी मिली, फिर इससे प्लांट्स को हार्बीवोर्स ने खाया तो इसको एनर्जी मिली, हार्बीवोर को प्राइमरी कार्निवोर ने खाया तो इसको एनर्जी मिली, प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी कार्निवोर ने खाया तो उसको मिली। इस तरह से एनर्जी का फ्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, फिर वापस प्लांट्स के पास में ही आ जा रहा है। तो जो एनर्जी फ्लो है कैसा हुआ? एनर्जी फ्लो को जो ऐसे हो रहा है एनर्जी फ्लो, तो इसको क्या कहते हैं? यूनी डायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। तो फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे कैसी हो रही है? यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल। इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है कैसी हो रही है? यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, ठीक। लिख रहे हैं आप लोग ना? लिखिए, बाकी बच्चे लिख रहे हैं। हो गया सबका? फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है? यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। ये जो एनर्जी फ्लो है ये थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉज पे डिपेंड करता है। एनर्जी फ्लो डिपेंड्स ऑन 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। एक डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एनर्जी फ्लो डिपेंड्स ऑन 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स कौन कौन से लॉ हैं? फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ऐसे कैसे आप लोग ब्लैंक बैठे हैं जी? बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने भी 11th में पढ़ा होगा, हमको तभी तक याद है। बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? हाँ, चैप्टर क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? एक प्लांट एनर्जी बना रहा है, उसको हार्बीवोर्स ले रहा है, हार्बीवोर्स से कार्निवर्स ले रहा है, कार्निवर्स से टॉप कार्निवर, डिकम्पोजर, डेड ऑर्गन डिकम्पोजर, अलग अलग फॉर्म में ले रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह से डिपेंड है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए क्या होता है? इसमें एंट्रोपी की बात करते हैं, रैंडमनेस की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रैंडमनेस की बात करते हैं, एंट्रोपी की बात करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस की बात करते हैं, रैंडमनेस की बात करते हैं कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो चलती जाएगी हमेशा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एनर्जी बना उससे कम एनर्जी आगे को जा रही है, ठीक है। क्या एक वर्ड लिखा था, डिसऑर्डरनेस को बढ़ाते जाता है ये, ठीक है। इस तरह से दो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एनर्जी फ्लो डिपेंड कर रही है, समझ में आया? इसको समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? हाँ, अब इसको समझाते हैं हम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बेसिस पे कि किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मिटा दे सब, हाँ। इकोसिस्टम में ये हम एनर्जी फ्लो के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में दो तरह का इकोसिस्टम मेनली दिया गया है, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें देखिए किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है। सबसे नीचे क्या होता है टेरेस्ट्रियल में, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या होता है बताइए भैया? सबसे पहले प्लांट्स, ग्रासेस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होंगे? प्लांट्स होंगे। क्या होंगे? प्लांट्स। इसी को क्या कहते हैं? प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? इसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। प्लांट है, प्लांट की संख्या ज़्यादा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, इस तरह के पिरामिड को क्या कहा जा रहा है? अपराइट पिरामिड, ऊपर की तरफ जाने वाला पिरामिड। इसमें क्या है कि प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद में प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट को कौन खाता है? हार्बीवर्स खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को हार्बीवर्स खाते हैं। हार्बीवर्स को और हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्राइमरी क्या है? कंज्यूमर है। हार्बीवर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। हार्बीवर के एग्जांपल क्या क्या हुए? इंसेक्ट हो गया, बताइए, और क्या हुआ? ग्रास हॉपर हुआ, और क्या हुआ? प्लांट को और कौन खाता है? गोट भी खाती है, काऊ भी खाती है, लेकिन काऊ को नहीं लेते क्योंकि काऊ को कौन खाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। प्लांट को खाया हार्बीवर्स ने। हार्बीवर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कह दिया गया क्योंकि ये प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इसको पहला कंज्यूमर कहा गया। हार्बीवर्स को कौन खा रहा है? प्राइमरी कार्निवर्स खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? प्राइमरी कार्निवर्स खा रहे हैं। प्राइमरी कार्निवर्स क्या हुए? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या हुए? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्राइमरी कार्निवर्स किस तरह के कंज्यूमर होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के सेकेंडरी कंज्यूमर, पता होना चाहिए ना। जो प्राइमरी कार्निवर्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी दिया हुआ है, फिर फूड चेन दिया हुआ है, उसमें हार्बीवर्स का काम कौन कर रहा है? हार्बीवर्स प्राइमरी हुए कि सेकेंडरी कंज्यूमर हुए? उस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। प्राइमरी कार्निवर्स को कौन खाएगा? सेकेंडरी कार्निवर्स, ठीक है। सेकेंडरी कार्निवर्स यहाँ पे क्या हो गया बताइए?
टर्शरी कंज्यूमर। क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी कार्निवर्स इसको कौन खाएगा? टॉप कार्निवर्स। कौन खाएगा? टॉप कार्निवर्स। और ये जो एक एक लेवल बताया जा रहा है इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। इस तरह से इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। समझ में आ रहा है आप लोग को? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो इस पैटर्न में चल रहा है, अपराइट चल रहा है। ठीक है, इसमें अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि कौन कंज्यूमर कैसा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, टर्शरी कौन होगा। समझ में आ रहा है ना? ये वाला बना लीजिए, उसके बाद एक्वेटिक का बताते हैं। बनाइए। हाँ, अच्छा हम आ जा रहे बीच में। समझ में आ रहा है ना कि फ्लो ऑफ एनर्जी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किस तरह से हो रही है? प्रोड्यूसर को हार्बीवोर्स ने खाया तो इसकी 10% इसमें जा रही है। हार्बीवोर्स को कार्निवर्स ने खाया तो हार्बीवोर्स की 10% कार्निवर्स खा रही है। कार्निवर्स से सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवर्स से सेकेंडरी कार्निवर्स खा रहा है, 10% खा रहा है। और फिर उसका 10% टॉप कार्निवर्स खा रहा है। हाँ, क्या इंसेक्ट? ग्रास हॉपर, इंसेक्ट्स। और भी तो तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, टिड्डे भी तो होते हैं। इसी का ग्रास हॉपर को टिड्डा कहा जाता है क्या? सुग्गा कहा जाता है ग्रास हॉपर को ना, सुग्गा ग्रीन कलर का दिखता है। ग्रास हॉपर जिससे ऐसे पता नहीं, राम जी का घोड़ा कुछ और होता है कि राम जी का घोड़ा नहीं खाता है ये प्लांट। राम जी का घोड़ा ऐसे होता है, उसके बहुत सारे पैर्स होते हैं, आर्थ्रोपोड होता है, वो एनिमल है। वो आर्थ्रोपोड लाल रंग का होता है, बरसात में दिखता है, जुलाई अगस्त में दिखता है। बरसात होगी ना, इस तरह का होता है। ऐसे उसको बहुत सारे पैर होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना? उसको कहा जाता है सेंटीपिटल कहते हैं उसको। हाँ, सेंटीपिटल कहते हैं। जो तुम ग्रास हॉपर है वो टिड्डे हैं, जिसका ना हाँ ऐसे होता है, जिसके पंख ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं टिड्डे। सुग्गा बना होता है, सुग्गा। एंटीना भी होता है इसके पास। ये टिड्डे हैं। हाँ, चलिए हो गया, यहाँ तक लिखा आप लोग? बस हो गया। चलिए एक्वेटिक का देखिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से हो रहा है। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये तो अपराइट है, ठीक है, कि ऊपर से नीचे जा रहा है। ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि प्लांट की संख्या ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू टॉप कार्निवर। ठीक है,
हो गया बात आप लोग का? सुनिए, फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड चलता है। कैसे चलता है फ्लो ऑफ एनर्जी? इन्वर्टेड चलती है। क्यों इन्वर्टेड चलती है? यहाँ पे ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये अपराइट चल रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। नीचे से तो ऊपर तो ये भी जा रही है, लेकिन ये इन्वर्टेड रहेगी। इसका जो शेप रहेगा इन्वर्टेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या कम है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स की संख्या कम है। यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इसकी संख्या कम है। इसको जो खाने वाले ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं इससे ज़्यादा होते हैं। यहाँ जगह कम है तो बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? ज़ूप्लैंक्टन्स। तो हार्बीवोर्स इसमें कौन हुए? ज़ूप्लैंक्टन्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे सवाल कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हार्बीवोर्स का रोल कौन प्ले करता है? ज़ूप्लैंक्टन्स करते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? उससे ज़्यादा होंगी स्मॉल फिशेस। कौन खाएगा? स्मॉल फिश खाएगी इसको। स्मॉल फिश को कौन खाएगी? लार्ज फिश। ठीक है, लार्ज फिश को कौन खाएगी? शार्क ही तो लार्ज है। लार्ज फिश को कौन खाएगी? फिश ईटिंग बर्ड्स खाती हैं। बर्ड फिश ईटिंग बर्ड्स, मछलियों को खाने वाली बर्ड्स। बहुत सारी मछलियाँ बर्ड्स होती हैं। फिश ईटिंग बर्ड्स सबसे टॉप में होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, फिश ईटिंग बर्ड्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, इस तरह से इसमें एनर्जी फ्लो इसका चल रहा है। फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन्स खा रहे हैं, उसको स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स खाती है। ओह सॉरी, बस कर दो तुम लोग। ये बार बार मेरे पैर से लग जा रहा है। आप ठीक है? हेलो, चलिए ये समझ में आया कि एनर्जी फ्लो किस तरह से हो रहा है। ये सब लिखने की ज़रूरत क्या है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है। इस फिगर को देख के समझ में आ रहा है ना कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है। हाँ, समझ में आ रहा है सबको? कौन सा ट्रॉपिक लेवल 1 है, कौन सा ट्रॉपिक लेवल 2 है। तो ये एनर्जी फ्लो हो गया किसके केस में? एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में। ये कैसा है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है। समझ में आ रहा है आप लोग को? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो इस पैटर्न में हो रहा है। हाँ, नहीं, ज़ूप्लैंक्टन में छोटी चीज़ें आती हैं जो प्लांट्स को खाती हैं। फिशेस प्लांट्स को नहीं खाती हैं, उसमें और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को। कहीं मछली को पत्ता खाते हुए देखा है? तो फिर मछली अर्थवर्म खाती है, पता नहीं क्या क्या खाती है। पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं वो सब। अच्छा, वो नेपेंथस की बात कर रही हो। उसको एग्जाम्पल में लेके नहीं चला जाता क्योंकि वो कुछ मात्रा में होते हैं। एग्जाम्पल्स में किसको लिया जाता है? जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, वो नेपेंथस जो होते हैं, क्या उसको बोला जाता है? कौन से प्लांट्स कहते हैं उसको? इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं। क्यों होते हैं वो इंसेक्टिवरस? उनके पास में किसकी डिफिशियंसी होती है? किसी चीज़ का डिफिशियंसी के कारण ही तो वो इंसेक्ट को खाते हैं, नहीं तो प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाएगा? हम बता रहे हैं, इंसेक्टिवरस जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट होते हैं। अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर नाइट्रोजन होता है, उसको वो खा लेते हैं, जिससे वो खुद अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी उनकी दूर हो जाती है।
ये सब अपने आप से उसमें लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इधर वाली चीज़ें मेन हमने लिख दिया है। लिख लिया सबने? और स्कूल के बच्चों की तरफ बोलो यस मैडम। हम लोग भी करते थे स्कूल में। मिटा दें इसको, मिटा दें। एनर्जी फ्लो में एक चीज़ और बताई गई है, ध्यान दीजिए बच्चों, पता चल जाएगा क्लास खत्म हो जाएगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं खत्म। इधर देखिए बच्चों, अब आते हैं फूड चेन, कि फूड चेन में एनर्जी फ्लो किस तरह से हो रहा है। किसने कहा 2:30 बजे तक चलेगा? 1:30 बजे शुरू ही हुआ है। देखिए फूड चेन, ध्यान दीजिए इधर बच्चों, फूड चेन क्या होती है बताइए? देखा है कि नहीं फूड चेन? क्या कौन बोला चेन होती? कौन सी चेन? गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की? कौन सी चेन होती है बता? प्लैटिनम बहुत महंगा आता है। हाँ, प्लैटिनम हमको लगता है ज़्यादा महंगा होता है। मेरी छोटी सी रिंग बताओ, जब मैंने मेरे ससुर जी ने खरीदी थी, मेरी शादी की रिंग है, तब ये 50,000 की मिली थी। नहीं डायमंड है यार, प्लैटिनम थोड़ा ना है। हाँ डायमंड है, मेरे ससुर जी ने खरीदी थी मेरे लिए। है फूड चेन बताइए क्या होती है? हाँ उसी को फूड चेन कहते हैं, वेरी गुड। जैसे फूड चेन में क्या होता है कि प्लांट्स है, ठीक है। फूड चेन में प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट्स को सपोज है कि प्लांट है, उसको किसने खा लिया? टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को कौन खाता है? सांप ने खाया, सांप को कौन खा लिया? वल्चर, ईगल, कुछ कह लीजिए। नेवला को एग्जाम्पल में कहाँ लिया जाता है? चलिए, इसी को फूड चेन कहते हैं। चेन से जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो उसी को फूड चेन कहा जाता है, ठीक है। हमें दो फूड चेन पढ़नी है, ठीक है। 2 फूड चेन पढ़ना है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन, एक ग्रेजिंग फूड चेन है, दूसरा है डिट्राइटस क्या है? डिट्राइटस, हाँ पढ़ लीजिए, डिट्राइटस फूड चेन, ठीक है। 2 तरह की फूड चेन हमें पढ़नी है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हमें अपने सिलेबस में 2 फूड चेन पढ़नी है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी है डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मेनली कौन से वाले होते हैं? ग्रासलैंड वाले होते हैं, ठीक है। डिट्राइटस देख लो, वही तो लिखे हैं। हाँ देखो, ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रासलैंड इकोसिस्टम आते हैं, ठीक है। उसमें प्लांट, उसमें जो प्रोड्यूसर होता है कौन होता है? प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन होती है, ठीक है। इसमें डिट्राइटस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये तो प्लांट से शुरू हुआ ग्रेजिंग फूड चेन, ये किससे स्टार्ट हुआ? डिट्राइट से, डिट्राइट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। डिट्राइटस से स्टार्ट हुआ। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हैं? इसका सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रही है? डिट्राइटस को इसका सन हो गया, तो इसको कहाँ से एनर्जी मिल रही है? मरे हुए प्लांट और पौधे को डिट्राइटस कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे डिकम्पोजर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? डिकम्पोजर्स है, ठीक।
सनलाइट से एनर्जी लेके प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ध्यान दीजिए आप लोग, ग्रेजिंग फूड चेन में प्लांट एज अ प्रोड्यूसर यूज किया जाता है, जिसको एनर्जी सनलाइट से मिलती है, और जो प्लांट है कौन सा प्रोसेस कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। इसमें जो ग्रेजिंग फूड चेन में पहला प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, ग्रेजिंग फूड चेन में पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। और ये डेट्राइटिस फूड चेन में पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या होता है उसमें? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हो रही है, डिकम्पोजिशन। वेरी गुड। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोसेस है डिकम्पोजिशन। हाँ बेटा, डिट्राइटिस, जैसे कि यहाँ पे प्लांट ले रहा है सन से एनर्जी, डिट्राइटिस को डिकम्पोजर से ही लेगा ना। डिकम्पोजिशन, प्लांट डिकम्पोजिशन कर रहा है। हाँ सॉरी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे प्लांट यूज हो रहे हैं, यहाँ पे डेट्राइट नहीं, यहाँ पे सोर्स प्लांट डेट्राइटिस ही होगा। डेट्राइटिस होगा तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इसको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही। इसको एनर्जी की ज़रूरत, इसको कुछ बनाना थोड़ा है। हाँ, इसको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका जो पहला है प्लांट है, इसका पहला डेट्राइटिस है। इसका पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, डेट्राइटिस का पहला प्रोसेस डिकम्पोजिशन है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है सबको? किसके थ्रू हो रहा है? जब पेड़ और पौधे मर जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं कि नहीं? बैक्टीरिया और फंजाई उसको तोड़ते हैं। जो मर जाते हैं प्लांट और एनिमल्स, उसी को डेट्राइटिस कहते हैं। हैं? नहीं, उसका सोर्स नहीं। मर गया तो उसका क्या सोर्स है? मरने का भी सोर्स होता है। हाँ हाँ, पानी पी लेते हैं। सही बात है। चलिए, यहाँ पे प्रोसेस ये आगे बढ़ रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये जिंदा जीव जंतुओं पे हो रहा है, वो मरे हुए चीज़ों पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, ग्रेजिंग फूड चेन भी दो तरह की होती है। ये मिटा देना, जल्दी कीजिए। हम चाहते हैं कि ये वाला ख़त्म हो जाए तो कल से नया शुरू करें ना, नया टॉपिक। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी कल शुरू करेंगे। ठीक, यहाँ हो गया? लिख लिया सबने? तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, हम देख रहे हैं। ज़्यादा हो गया पढ़ाई? अच्छा, सुबह से कितनी बजे क्लास चल रही? 9 बजे से? 3 घंटे केमिस्ट्री? रुक जाओ, पहले अपना टॉपिक तो कंप्लीट कर ली। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होते ही कर देंगे। ठीक, पहले कंप्लीट तो होने दो, तब थैंक यू बोलना। पता चला 1 घंटे बाद कंप्लीट हो तो तुम लोग जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी कंप्लीट होगा। कहाँ आधे घंटे में होगा? नहीं, आधे घंटे में नहीं होगा, थोड़ा सही है। ठीक है, आगे चले। देखिए, जो ग्रेजिंग फूड चेन है, 2 तरह का होता है। ग्रेजिंग फूड चेन 2 तरह का होता है। एक पैरासिटिक फूड चेन होता है, दूसरा क्या होता है? देख, आप लोग हमको भुला दिए। ग्रेजिंग फूड चेन एक पैरासिटिक होता है, दूसरा नहीं। क्या क्या नाम लिखा हुआ है? नहीं, 2 है, एक और है। नहीं नहीं,
पैरासिटिक और एक और है जिसमें नॉर्मल फूड चेन, जिसमें ग्रासलैंड वाला आता है। हम अपनी बुक में देख लेते हैं, मेरे दिमाग से उतर गया। नहीं दिया क्या कहीं? यहाँ कहीं दिया होगा, नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो इसको हम कल बता देंगे, ठीक है। देखिए मैम दिया नहीं है तो कल पढ़ाई। कोई बात नहीं, इसके आगे जो दिया हुआ हम उसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक लाइन ये दी हुई है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है कभी कभी डिट्रेटस फूड चेन से भी कनेक्ट होती है, ठीक है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजिंग फूड चेन समटाइम्स इंक्लूडेड इन डिट्रेटस फूड चेन, ठीक है। जो ग्रेजिंग फूड के एनिमल्स होते हैं वो डिट्रेटस फूड चेन में भी पाए जाते हैं। एक प्रीडेटरी, हाँ, एक होता है प्रीडेटर, वही तो कह रहे हैं, एक प्रीडेटर होता है और एक होता है पैरासिटिक। बता देना, हाँ। प्रीडेटर्स में ये होता है कि स्मॉल से लार्ज में जाते हैं और पैरासिटिक में होता है लार्ज से स्मॉल में जाते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। दो होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है प्रीडेटरी, एक होता है प्रीडेटरी, दूसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक होता है, ये क्या होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो पैरासिटिक फूड चेन है उसमें लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हैं। इसमें ग्रासलैंड वाला है कि घास छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और इसमें पैरासिटिक वाले में ट्री इकोसिस्टम की बात की गई है, ठीक है। ट्री इकोसिस्टम कैसा होता है बताइए? अपराइट होता है कि इन्वर्टेड होता है? बक इन्वर्टेड होता है। जो ट्री इकोसिस्टम होता है, देखिए इसमें कौन प्रीडेटरी ग्रेजिंग फूड चेन में कौन आ जाएगा? ये जो प्रीडेटरी ग्रेजिंग फूड चेन है और पैरासिटिक ग्रेजिंग फूड चेन है, ये इसमें ग्रासलैंड वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ग्रासलैंड वाले आ जाएंगे, जो पहला एग्जांपल देके बताया था टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। और जो पैरासिटिक वाले हैं इसमें ट्री इकोसिस्टम आ जाता है। क्या आ जाता है? ट्री इकोसिस्टम। और ट्री इकोसिस्टम कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। इसको हम डायग्राम देख के बताते हैं, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड ऐसे बनाया जाता है, ठीक। इन्वर्टेड ऐसा, उल्टा ट्रायंगल बना देंगे तो इन्वर्टेड हो गया। इसमें जो ट्री है उसकी संख्या बहुत कम होती है, ट्री की संख्या कम होती है। ट्री पे क्या होते हैं? ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हाँ वो भी होते हैं। ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स से ज़्यादा वहाँ पे बर्ड्स होती हैं जो उन इंसेक्ट्स पर फीड करती हैं, ठीक है। और बर्ड्स क्या होते हैं? उसके ऊपर बर्ड्स। चलिए ये ट्री इकोसिस्टम है। अरे वो सब नहीं एग्जाम्पल में दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए, होने का तो बहुत, देखिए अगर जनरली आप देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें होती है। बंदर भी आ जाता है, बंदर आ जाता है, सांप भी चला जाता है, लंगूर अंगूर सब चला जाता है। देखिए बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स पे उसके ऊपर में बर्ड्स भी रहती है, इंसेक्ट के। अरे ध्यान दीजिए यार बच्चे, ध्यान दीजिए। ट्री इकोसिस्टम में ट्री का संख्या कम होता है, ट्री से ज़्यादा उसके ऊपर में इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाती है तो वो भी उसी पे रहती हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसी पे रहते हैं। रूट के जड़ों में नहीं देखा आपने कि बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं? वो सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये
लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहा है। ट्री का साइज लार्ज है कि नहीं? हाँ, ये लार्ज है और ये इंसेक्ट स्मॉल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल है कि नहीं? है कि नहीं स्मॉल ये? तो जो पैरासिटिक फूड चेन है ये लार्ज से स्मॉल की तरफ जाता है। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ये चीज़? यही 2 फूड चेन के बारे में ग्रेजिंग फूड चेन में दिया हुआ है। ये बना लीजिए, उसके बाद 1-2 पॉइंट और बताते हैं। अरे इस टॉपिक किया जो शुरू किया उसको ख़त्म तो कर लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म, क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जंतु, हाँ, सूक्ष्म जीव जंतु, लघु, लघु जंतु। ये ब्लैक बोर्ड कौन तो रहा है? हाँ, क्या बोल रहा है? बताओ जी, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो जी? नहीं, अभी बचा हुआ है 2-3 लाइन इसमें। अब 2-3 लाइन के लिए हम कल शुरू करेंगे इसी से। हाँ ठीक है, तुम दोनों को पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं आज। बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। अभी ये लिख रहा है, लिखने दो। हो गया। ओके, देखिए एनसीईआरटी में एक जगह एक लाइन लिखी हुई है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है समटाइम्स उसके ऑर्गेनिज्म डिट्राइटिस फूड चेन में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी। अद्भुत। देखिए जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है समटाइम्स क्या होता है कि उसके ऑर्गेनिज्म ग्रेजिंग फूड चेन समटाइम लिंक्ड टू डेट्राइटस फूड चेन। ध्यान दीजिए बच्चों, पीछे बॉयज क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स लिंक करते हैं डेट्रिटस फूड चेन से? तो हाँ, और कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, जो डेट्रिटस फूड चेन होता है किससे स्टार्ट होता है? डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स से। किससे स्टार्ट होता है? ये डिट्राइटस है। ये क्या है? डिट्राइटस डेड ऑर्गेनिज्म है। क्या है? डेड ऑर्गेनिज्म है। डेड ऑर्गेनिज्म को कौन खा रहा है? डेड ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया तो खा रही है। इसमें जो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम दूसरा एग्जांपल देंगे जिसको और कोई खा सके। ठीक है, डेट्रीवर्स जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको अर्थवर्म खा रहा है। कौन खा रहा है? अर्थवर्म खा रहा है। ध्यान दीजिए, तभी ना समझ में आएगा कि दोनों कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, डेड ऑर्गेनिज्म को अर्थवर्म खा रहा है क्योंकि डेट्रिटस फूड चेन शुरू होता है डेड ऑर्गेनिज्म से। ठीक, तो इसको अर्थवर्म खा रहे हैं, सबने देखा है। इसको अर्थवर्म खा रहा है। ठीक है, अर्थवर्म को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। देखिए, अब देखिए किस तरह से लिंक हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये डिट्राइटस फूड चेन का ऑर्गेनिज्म है और यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्गेनिज्म है ग्रेजिंग फूड चेन के। ग्रेजिंग फूड चेन के तो ये दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहे हैं? हो रहा है ना। ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। ये जो एग्जांपल है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। ये आप लोग जल्दी से बना लीजिए। 2 पॉइंट और है।
पहले मैं टाइम देख लूँ, आप लोग के बोलने से थोड़ा ना छोड़ देंगे। 70 मिनट। अभी आधा घंटा बचा हुआ है पूरा। मैम बैठ जाइए उधर। कहाँ बैठ जाएं, सही में हम थक तो गए ही हैं। मैम उधर यहाँ पे कैमरा भी नहीं बैठ सकते। तो क्या दिक्कत है, कैमरा होता भी तो हमको मना कर थोड़ा ना कर देता कि मैडम मत बैठिए। हम लोग इस स्कूल में तो नहीं बैठते थे। हाँ स्कूल में ना, सही कह रही है, मेरे पापा भी पढ़ाते थे ना तो अलाउड नहीं था बैठना। वो समझते थे कि वो रिलैक्स करके बैठे। लेकिन मैं जब पढ़ा करती थी मेरे टीचर बैठे ही रहते थे, उठते ही नहीं थे। बना ले, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं लेकिन हल्का नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में समझ आ रहा है? जीएफसी क्या होता है, डीएफसी क्या होता है? केएफसी मत लिख लीजिएगा, केएफसी मत लिख लेना कोई। पहले बनारस में नहीं था, अब बनारस में भी हो गया है केएफसी। समझ में आया? केएफसी में के तो क्या है? कुछ हमको जो जिसने बनाया है केएफसी उन्हीं का नाम है, हमको याद नहीं आ रहा है। फूड कोर्ट तो है, के जिसने वो रेस्टोरेंट बनाया है उनका नाम है। कैफे। यहाँ तक लिख दिया, हो गया यहाँ तक। एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, ग्रेजिंग फूड चेन इज अ मेजर conduit for aquatic ecosystem। aquatic ecosystem एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, जो डेट्राइटस फूड चेन है इज अ मेजर conduit for terrestrial ecosystem। ecosystem आपकी फर्स्ट क्लास कब थी? यहाँ पे 23 तारीख को, 23 मार्च। हाँ तुम थे ना? 23 मार्च को बैच स्टार्ट हुआ था सीयूटी का। नहीं, अब अभी तक मैं सबका नाम नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता सबका नाम याद नहीं है हमको। हाँ नाम में क्या रखा है, इंसान के गुणों में रखा है। गुण होना चाहिए, काम होना चाहिए। हमको पता है इस क्लास में कौन बदमाश बच्चे हैं, कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं। नहीं बताया नहीं जाता है इसका मतलब किसी ने हमने लिख दिया, किसी ने मतलब पूछा ही नहीं। बताए तुम लोग से पूछेंगे नहीं तो हम। हाँ पता है तुमको इसका मतलब? बताओ क्या होता है? जीएफसी इज अ मेजर कंडुइट फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। कंडुइट का मतलब बताओ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडुइट? है नहीं, मेजर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से आ जाएगा? ये बताओ, सेंटेंस तो पूरा पढ़ो। ये 3 लाइन ऐसा है फूड चेन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लाइन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएफसी किसका कंडुइट है, डीएफसी किसका कंडुइट है? चैनल, लिंक चैनल, ठीक है। मेनली चैनल, कंडुइट का मतलब होता है चैनल, लिंक नहीं है। कंडुइट का मतलब क्या हुआ? चैनल। कि जीएफसी चैनल है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ठीक है, और डीएफसी चैनल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। कैसे है? देखिए, जो ग्रेजिंग फूड चेन में एनिमल्स होते हैं
वो मर के कहाँ जाते हैं? कभी ना कभी पानी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हैं? जो प्लांट्स होते हैं मर गई, बहते हुए जाती है कि नहीं? पानी में जा रही कि नहीं? ये फालूदा बनाने वाले भैया हैं। जाता है कि नहीं पानी में? इसी तरह से ग्रेजिंग फूड चेन किसके लिए, किसका चैनल है? एक्वेटिक इकोसिस्टम का। जो डेट्राइटस फूड चेन है वो चैनल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। कैसे बताइए? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसमें डेड ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है। डेड ऑर्गेनिज्म मर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सॉइल भी बहता हुआ कहाँ चला जाता है? सॉइल में मिल जाते हैं। तो सॉइल क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है कि नहीं? हाँ, सॉइल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सॉइल आता है कि नहीं आता है? जो डेट्राइटस फूड चेन है, जो डेड ऑर्गेनिज्म है, वो मर के किस में मिल जाते हैं? सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, और सॉइल के ऊपर में क्या चलता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चलता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी इसके बाद छोटा सा है। तीन ही तो पिरामिड है। लिख लिया सबने? मेरा गला सूख गया। लिखिए सब लोग। ये तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? पहले इस पे आप लोग क्लियर होइए। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आप बताइए, सब पॉइंट समझ में आ रहे हैं? बताइए, ये समझ में आया तीनों पॉइंट? सबको समझ में आया? जोश ही नहीं आप लोग के अंदर? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश, यही बोलता है ना, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हम बोल ही नहीं पा रहे। कर लिया ना? ये समझ में आया? पिरामिड ऑफ एनर्जी 3 दी हुई है। तीनों में फ्लो चार्ट में बना दे रहे हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, उसको लिख लीजिए, फिर क्लास खत्म। स्टैंडिंग क्रॉप इसी में है? हाँ, कहाँ है मेरी बुक? कौन लिया? अच्छा, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग बायोमास वो बता देते हैं। ठीक है, नहीं इसी में है, छूट गया था। थैंक यू। एक होती है स्टैंडिंग क्रॉप, एक होती है स्टैंडिंग स्ट्रेट। स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्ट्रेट। ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आए? किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में गलत करने से अच्छा आप लोग यहीं गलती कर लीजिए, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे। फिर से चेहरा हो गया? ये दोनों फिर से समझा दें। देखिए, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है वो चैनल होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन किसका कंडक्ट होता है, तो आपको ये याद रखना है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का होता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों होता है। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ कि क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रेजिंग फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक में बाद में जाते ही हैं। ठीक है, और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो कंडक्ट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, क्योंकि मर के सब मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में क्या चलता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम चलता है। ये समझ में आया सबको? इसके बाद 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ट्रॉपिक लेवल समझ में आया ना सब? ये जो फिगर दिया हो तो मैंने बता ही दिया था। हाँ, ये पेन देखिए, एक दिया हुआ है स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, एक दिया हुआ है स्टैंडिंग क्रॉप और दूसरा दिया हुआ है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्ट्रेट। बताइए, आप लोग अपने से बताने की कोशिश कीजिए क्या होता है।
बताइए स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? क्या होता है जो क्रॉप क्या? जैसे ग्रास, हाँ? जैसे ग्रास। ग्रास कह सकते हैं, क्रॉप नहीं है ना यार, क्रॉप के बारे में बताओ। ग्रास नहीं तो कैसे किसको कहा जाता है? नहीं किताब में देख के बताओगे क्या? कहाँ देख रहे, पढ़ के बताओगे कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप, और एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। खड़े हुए क्रॉप, लेटे नहीं, वो सूखे भी हो सकते हैं, हरे भी हो सकते हैं, ठीक है। लिविंग बायोमास, हाँ देखिए होता क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप ऐसे क्रॉप को कहा जाता है जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में लिविंग बायोमास होते हैं। जो लिविंग बायोमास किसी भी ट्रॉपिक लेवल में पार्टिकुलर एरिया में होते हैं उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप किसको कहते हैं? किसी भी ट्रॉपिक लेवल में ट्रॉपिकल लेवल में जो लिविंग बायोमास होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल में जो लिविंग बायोमास होते हैं, लिविंग बायोमास होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल पे लिविंग बायोमास होते हैं एट पार्टिकुलर टाइम और एरिया ना, टाइम और एरिया दिया हुआ है। ट्रॉपिकल लेवल क्या होते हैं? ट्रॉपिकल लेवल पे जो लिविंग बायोमास होते हैं उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप कभी भी आया है तो आप ये देखिए कि लिविंग बायोमास कहाँ लिखा है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप पे हमेशा लिविंग बायोमास आते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जितने भी लिविंग बायोमास प्रेजेंट होते हैं पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम पे, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है। लिविंग बायोमास होता क्या है? लिविंग बायोमास अभी बताया तो था। लिविंग बायोमास जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूस होता है, जो बायोमास होता है, उससे जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, जो जीवित जंतु है किसी भी मास का प्रोडक्शन करे तो उसको लिविंग बायोमास कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टैंडिंग स्टेट दिया हुआ है। स्टैंडिंग, हाँ नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया, सही में नहीं आया। देखो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जितने भी लिविंग बायोमास प्रेजेंट होते हैं पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर समय पे, उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल स्टैंडिंग क्रॉप वीट, अभी गेहूँ खेत में है कि नहीं, तो क्या वही तो कह रहे हैं, गेहूँ मक्का सब, गेहूँ मक्का धान चावल सब आ जाएगा, उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा है स्टैंडिंग स्टेट, उसमें खाली लिविंग बायोमास की जगह पे न्यूट्रिएंट होगा। क्या होगा? न्यूट्रिएंट होगा। स्टैंडिंग स्टेट में लिविंग बायोमास की जगह पे किसी भी ट्रॉपिक लेवल में न्यूट्रिएंट की मात्रा, किसी भी ट्रॉपिक लेवल में न्यूट्रिएंट पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम पे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसी को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम पे, उसी को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है स्टैंडिंग क्रॉप और स्टेट, तो क्रॉप में हमेशा लिविंग बायोमास याद रखना है और स्टेट में हमेशा न्यूट्रिएंट को याद रखना है, ठीक। क्रॉप मतलब खेती बाड़ी से लिविंग याद रख लीजिएगा और स्टेट से न्यूट्रिएंट, ठीक। सबको समझ में आया? आप लोग बताइए। उसके बाद है पिरामिड। शक्ति बची है कि खत्म हो गई बताइए?
हम भी 11 बजे से पढ़ा रहे हैं। मैम बस कीजिए। क्या बेटा? वेव नहीं बताएंगे? क्या बताया? मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या? फूड वेव। अच्छा एक चीज़, अच्छा वो छूट गया होगा। फूड वेव, जब बहुत सारे फूड चेन नेटवर्क बनाते हैं तो उसी को फूड वेव कहते हैं। एक लाइन में जब बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसी को फूड वेव कहते हैं। ठीक है, हम लाइन टू लाइन देख के थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, जब एक एक रट्टा हमको याद रहेगा। नहीं अभी बहुत समय है। कैमरा क्यों बंद कर दोगे? नहीं नहीं, क्यों बंद कर देंगे कैमरा? अच्छा आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया सबको? गेम खेलें? चैप्टर खत्म होगा तब गेम खेलेंगे। नहीं चैप्टर खत्म होगा तो हम खुद ही क्वेश्चन आर खेलेंगे। ठीक है चलिए, छोटा सा टॉपिक है फूड चेन, सॉरी पिरामिड, क्या इकोलॉजिकल पिरामिड ना, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है? इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। थक गए? क्विज करवा दे? छोड़ दे? ऐसे कैसे छोड़ दे? 20 मिनट बचा है। कैसे 20 मिनट बचा है जी? और है 30 मिनट है। नहीं मैम 40 हो गया है। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताइए। ठीक है कल शुरू करेंगे। बताइए क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड? ऐसे बता दीजिए, ओरली बता दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमें एक चीज़ बताइए। देखिए ये प्रोड्यूसर है, ये हार्बीवोर है, ये कार्निवोर है। सपोज इसके पास में जो एनर्जी है 100,000 किलो जूल है, ठीक है। तो इसके पास में कितनी एनर्जी आएगी? हाँ किताब छोड़ दो सब, किताब बंद, तुम तो सो ही जाओ। बताओ, एक है 1000 किलो, इसके पास में 1000 किलो जूल है, तो इसके हार्बीवोर के पास में कितना एनर्जी जाएगी? 100 किलो जूल जाएगी। इसके ऊपर में कितनी जाएगी? कितना? 10 किलो जूल। इसके ऊपर में 1 किलो जूल। ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? 10% लॉ है ना। 10% लॉ कौन दिया था? बताइए 10% लॉ किसने दिया था? लिंडेमैन है कि लिंडे, क्या लिया स्पेलिंग दिया हुआ है? लिंडमैन दिया हुआ है ना, लिंडमान ऐसे दिया होगा। इन्होंने दिया था ना। इन्होंने क्या बताया था कि जब ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है कितना परसेंट होता है? 10% जाता है। इसके पास में जितनी एनर्जी हो उसका 10% इसके पास में जाएगा, इसके पास में जितनी एनर्जी उसका 10% इसके पास में जाएगा, फिर इसके पास में जाएगा। हाँ ये पिरामिड का ये चीज़ समझ में आ रहा है? हाँ सबको समझ में आ रहा है? हाँ किसी कोई डाउट तो नहीं है? बताइए आप लोग। आप लोग बताइए। अच्छा ओरली बता दीजिए कितने तरह की पिरामिड होती है? कितनी तरह की पिरामिड होती है बताइए? कौन कौन सी? अरे देख के क्यों बताना है भाई? देख के क्यों बताना है? पिरामिड कितने तरह की होती है? नहीं
वो नहीं बताना है। नहीं, सब किताबें बंद कर दो, किताब बंद कर दो सब लोग, तब ना बताना है कि कितना होता है। हैं? एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ, तीसरा होता है पिरामिड ऑफ। अच्छा, जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो कैसा होता है? हैं? नंबर में होता होगा। दोनों होता है। जो पिरामिड ऑफ नंबर है अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड किस केस में होता है? इन्वर्टेड होता है ट्री इकोसिस्टम में होता है। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है इन्वर्टेड होता है ट्री इकोसिस्टम। बायोमास इन्वर्टेड एक्वेटिक में होता है, एक्वेटिक में होता है। सुनोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। और पिरामिड ऑफ बायोमास है वो भी, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है मैक्सिमम इकोसिस्टम में अपराइट होता है और कुछ में ही इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। पॉन्ड इको, वही एक्वेटिक में सब आ जाएंगे, ओशन आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, लेक आ जाएगा। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे होती है? ऑलवेज अपराइट होती है। लिख देना। हैं? थक गए हो तुम लोग? काम हो गया ना? 10 मिनट बचा है। कौन हो तुम? वो पूछ रही है कौन हो। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थक गए हैं तो कोई इशू नहीं है। पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कल शुरू से पढ़ाएंगे इसको। एक आइडिया समझ में आ गया ना कि पिरामिड्स होती क्या हैं? हाँ, सबको एक आइडिया लगा ना? पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। इसको कल की क्लास में डिटेल्स में भरेंगे, ठीक है? चलिए, अच्छा इसको बंद कर दीजिए कैमरे को।